सोचिए एक ऐसा मतलब एक स्मार्ट होम क्लाइमेट सिस्टम है जो 24 घंटे बिना रुके अंदर का तापमान एकदम सटीक रखने की जंग लड़ रहा है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी सिस्टम पर बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर और नोट्स हैं जो हमारे शरीर के इस इनबिल्ट थर्मोस्टैट के बारे में बताते हैं। सही कहा। हमारा मिशन भी यही समझना है कि जब कोई 24 डिग्री के ठंडे एसी कमरे से सीधे 40 डिग्री की कड़कड़ाती धूप में जाता है तो शरीर के अंदर असल में होता क्या है। और ये भी कि क्यों पसीना आना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि एक सुपर पावर है। तो अगर हम सीधे विज्ञान पर आए ना, तो जब तापमान में अचानक से ये 15 डिग्री का बदलाव होता है, इसे थर्मल शॉक कहते हैं। 15 डिग्री का शॉक, बाप रे। हाँ, और हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है हाइपोथैलेमस। मतलब उसका एक ही टारगेट होता है कि शरीर को 37 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रखना है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा। एकदम सही। तो जैसे ही ठंडे कमरे से बाहर भयंकर गर्मी में कदम रखा जाता है ना, हाइपोथैलेमस तुरंत पैनिक मोड में आ जाता है। अच्छा। वो नसें चौड़ी कर देता है और पसीने की ग्रंथियों को पूरी ताकत से काम पर लगा देता है, ताकि पसीना हवा में उड़े। हाँ। और इवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए शरीर ठंडा हो सके। बिल्कुल, यही उसका तरीका है। लेकिन एक मिनट, अगर ये सिस्टम इतना ही स्मार्ट है तो फिर उमस में मतलब ह्यूमिडिटी में ये पूरी तरह से फेल क्यों हो जाता है? तब तो ऐसा लगता है जैसे स्टीम रूम में कोई गीला तौलिया सुखाने की कोशिश कर रहा हो। बहुत बढ़िया तुलना है, क्योंकि देखिए पसीना आना हमें ठंडा नहीं करता है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, पसीने का हवा में सूखना हमें ठंडा करता है। तो जब हवा में पहले से ही इतनी नमी होती है ना, मान लीजिए हवा एक स्पंज है जो पानी से पूरा भरा हुआ है, तो वो और पानी नहीं सोख सकता। बिल्कुल, वो शरीर से और नमी नहीं सोख पाएगा। नतीजा ये होता है कि पसीना हमारी त्वचा पर बस चिपचिपा बना रहता है। उफ, वो बहुत अजीब फीलिंग होती है। हाँ, और अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिससे वो कूलिंग मैकेनिज्म पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। तो इसका मतलब है कि बार बार ठंडे एसी और बाहर की गर्मी के बीच आना जाना इस सिस्टम को बुरी तरह से कंफ्यूज कर रहा है। बहुत बुरी तरह से। मैंने नोट्स में पढ़ा था कि ये जो थर्मल स्ट्रेस है, इसके नुकसान काफी डराने वाले हैं। जैसे स्किन पर असर, जब पसीना सूखता नहीं है ना और लगातार रगड़ लगती है तो करीब 3 दिन तक लाल दाने और खुजली परेशान करती है। हाँ, जिसे स्वेट डर्मेटाइटिस कहते हैं। और बात सिर्फ त्वचा तक नहीं रुकती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो भी इससे मात खा रहा है। इम्यूनिटी भी कम होती है। बिल्कुल, लगातार एसी में रहने से सिर्फ धूप या विटामिन डी की कमी नहीं होती, बल्कि ये जो अचानक तापमान बदलता है ना, इसका सीधा असर हमारे पेट के गुड बैक्टीरिया पर पड़ता है, जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं। हाँ, और आपको पता ही होगा कि हमारी ज्यादातर इम्यूनिटी वहीं से कंट्रोल होती है। ये गट माइक्रोबायोम वाली बात तो वाकई हैरान करने वाली थी, लेकिन दस्तावेज पढ़ते हुए मुझे जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा वो था दिमागी और कार्डियोवैस्कुलर असर। मतलब हम जानते हैं कि हमारा दिमाग 73% पानी से बना है, और नोट्स बताते हैं कि जब शरीर थर्मल शॉक में पसीना बहाता है तो सिर्फ पानी नहीं निकलता। सही कहा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं। हाँ, सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर से खिंच जाते हैं और दिमाग से ये कम होते हमारा फोकस टूटने लगता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी कार का इंजन ओवरहीट हो रहा हो और उसी वक्त उसकी बैटरी भी खत्म हो रही हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और साथ ही ना, नसें अचानक फैलने से ब्लड प्रेशर गिरता है और चक्कर भी आने लगते हैं। बाप रे, ये तो खतरनाक है। और यहीं से हीट एग्जॉस्शन की शुरुआत होती है, मतलब जब बहुत पसीना आता है और बहुत ज्यादा कमजोरी लगने लगती है। तो ये एक तरह से शरीर का वार्निंग अलार्म है। बिल्कुल, अलार्म है। अगर इसे अनदेखा कर दिया गया और इलेक्ट्रोलाइट्स की भारी कमी हो गई तो ये पूरा सिस्टम ही क्रैश हो सकता है, जिसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक? हाँ, इसमें तो शरीर पसीना बनाना ही बंद कर देता है। त्वचा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा गर्म हो जाती है, जो कि एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। बिल्कुल, इसमें लकवा या कोमा तक का खतरा रहता है। इस अलार्म से बचने का जो उपाय रिसर्च में दिया है ना, उसने तो मुझे हिलाकर रख दिया। 14 दिन का एक्लेमेटाइजेशन कर्व। हाँ, अनुकूलन में समय लगता है। मतलब शरीर को बाहर की गर्मी सहने की आदत डालने में पूरे 2 हफ्ते लग जाते हैं। क्या हमें वाकई अपना ये एसी का कवच धीरे धीरे उतारना होगा ताकि शरीर खुद को दोबारा ट्रेन कर सके? विज्ञान तो यही कहता है। देखिए, ये कोई स्विच नहीं है जिसे बस तुरंत ऑन कर दिया। शरीर को दोबारा ढलने का समय देना ही पड़ता है। तो इसके लिए कुछ 4 बचाव के तरीके भी दिए गए हैं नोट्स में। हाँ,
सबसे आसान तरीका तो यह है कि एसी और बाहर के तापमान में बहुत ज्यादा फासला ना रखा जाए। अधिकतम 10 डिग्री का अंतर हो। मतलब एसी को 24 से 26 डिग्री के आसपास सेट करके रखें। सही कहा, जिससे बाहर जाने पर शरीर को कम शॉक लगता है। और दूसरा ये था कि बाहर निकलने से कुछ मिनट पहले ही एसी बंद कर देना चाहिए ताकि शरीर को एक बफर टाइम मिल जाए। और तीसरा, बाहर जाने से पहले पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स जरूर पिएं। बहुत जरूरी है। और चौथा पॉइंट यह है कि भारी खाना खाने के तुरंत बाद धूप में जाने से बचना चाहिए। हाँ, क्योंकि खाना पचाने में शरीर अंदर ही अंदर अपनी खुद की एक भट्टी चालू कर देता है जो गर्मी को और बढ़ा देती है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम एक बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो पसीना आना कोई समस्या नहीं है। ये तो लाखों सालों के इवोल्यूशन का नतीजा है। हमारी सबसे मजबूत ढाल है। एकदम सही। खाली पानी पीने के बजाय इलेक्ट्रोलाइट्स लेना और शरीर के इस थर्मोस्टेट को ओवरलोड करने के बजाय इसका साथ देना सबसे अहम है। ये बहुत ही गहरा नजरिया है। इस चर्चा को समेटते हुए ना एक बात मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या? जब हमारे शरीर को प्राकृतिक गर्मी के पूरी तरह अनुकूल होने में लगातार 14 दिन लगते हैं, और आज के समय में जब लोग अपना 90% से ज्यादा समय कृत्रिम एसी वाले माहौल में बिता रहे हैं, ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या इंसान अनजाने में अपनी खुद की प्राकृतिक थर्मोरेगुलेशन क्षमता को हमेशा के लिए खोता जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगली ज्ञान पहल जैसे जो भी प्रयास हो रहे हैं, उनका असली मकसद यही है कि हम इस सही ज्ञान को चर्चा का हिस्सा बनाएं, अपने परिवार और दोस्तों को समझाएं कि विज्ञान कैसे काम करता है।